नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार प्रेपकर पर। मैं विनय सारस्वत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल प्रेपकर पर। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और साथ में सेशन को बढ़िया तरीके से आगे ले जाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं आपके काव्य के बारे में। किसके बारे में? काव्य के बारे में। तो जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं भैया, सेशन को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सेशन ये होने वाला है। आखिर ये काव्य होता क्या है, इसको किस तरीके से हम समझें, क्या इसका रूप होता है और क्या इसके तरीके होते हैं पढ़ने के। तो बहुत ही आसानी से चीजों को मैं आपको बताने अब जा रहा हूं कि आखिर आप काव्य बोलेंगे किसे और काव्य के अंगों में किस किस की गिनती होती है। चूंकि साथियों, जब हम बात करते हैं पूरे काव्य शास्त्र की, क्योंकि शास्त्र जब जुड़ जाता है तो एक चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रक्रिया और पद्धति जुड़ती हैं। अर्थात बड़े ध्यान से समझिएगा, जो काव्य शब्द है इसमें क्रिय प्रत्यय जुड़ी हुई है। क्रिय क्या जुड़ी हुई? क्रिय क्या है बेटा? धातु है। क्रिय क्या है? इसमें धातु है। और साथियों, तव्य यहां पर क्या है? प्रत्यय है। कर्तव्य, क्रिय धन तव्य, कर्तव्य बन जाता है। उसी प्रकार से यहां पर जो प्रत्यय जुड़ी है वो जुड़ी है तव्य। दूसरी चीज बड़े ध्यान से समझिएगा कि यह जो क्र धातु है इसका हर जगह प्रयोग होता है। इस क्र धातु का जो संबंध है वो क्रिया से भी है, कारक से भी है, इसके अलावा कर्म से भी है, इसके अलावा कर्ता से भी है, इसके अलावा करण से भी है। अर्थात कारक की समग्र यहां पर जुड़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी चीज आपको समझनी होगी कि क्रिय धातु का अर्थ होता है साथियों करना। क्रिय धातु का अर्थ क्या होता है? करना या होना या फिर घटित होना, या फिर क्या होना? घटित होना, घटित होना। तो ये तीनों अर्थ होते हैं आपके क्रिय धातु के। पर काव्य के संदर्भ में चीजें थोड़ी सी भिन्न होती दिखाई देती हैं, पर इतनी भिन्न नहीं होती कि हम समझ ही ना पाए। यहां पर क्रिय धातु को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्रिय धातु को स्र धातु का सार बताया, ध्यान से समझते जाइएगा तभी समझ में आएगी। अलम धातु का कार्य बताया, छद धातु का बताया, गुण का बताया। जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोष भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद साथियों इसमें शैली भी शामिल हुई और उसी के आधार पर हम क्या बना लेते हैं? काव्य शब्द की उत्पत्ति कर लेते हैं। तो अर्थात एक चीज तो थोड़ी सी यहां समझने वाली है कि सृ जब मतलब होता है सृजन करना, सृष्टि करना। अलम का अर्थ होता है शोभा। छद क्या होता है बेटा? छद धातु, इस छद अर्थ इसका जो अर्थ होता है प्रसन्न करना व आह्लादित करना। उसके बाद यदि वो प्रसन्न कर रहा है तो उस पंक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे। यदि वो बात कर रहा है दोष की, तो अर्थात कभी ना कभी पंक्ति में दोष भी आ सकता है। नोबडी इज परफेक्ट। उसके बाद उसकी शैली क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है काव्य में भी हम बना तो लेते हैं काव्य, हम कोई भी पंक्ति बना तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति पंक्ति लिख सकता है। पर वो काव्य की श्रेणी में आ सकता है या नहीं आ सकता ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि हर पंक्ति काव्य नहीं होती। हर पंक्ति काव्य नहीं होती, ये बात बिल्कुल तय है। तो काव्य क्या है? जिसमें रस समाया हुआ है, जिसमें अलंकार है, जिसमें छंद है, जिसमें गुण है, जिसमें दोष है और उसकी एक शैली है। अब आपने शैली सुनी होगी, प्रबंधात्मक, वीरात्मक, महाकाव्य, खंड काव्य, इस तरीके से आपने काव्यों का वर्गीकरण पढ़ा हुआ है।
तो ये सारी चीजें आज आपको जाननी बेहद जरूरी है। वीडियो अच्छा लगेगा आपको 101%। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो वास्तविकता में अभी हमारे हिंदी से थोड़े से परे रखे जा रहे हैं, पर ये पूछे जा रहे हैं। करंट में आप देखिए कि अगर 10 परीक्षाएं हुई हैं तो उन 10 परीक्षाओं में से 7 परीक्षाओं में काव्य पर आधारित प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए मुद्दे की बात कि कौन सी प्रत्यय है तो आप बता देंगे तव्य, और उसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु है तो आप बता देंगे क्री। यहां तक इन चीजों को नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा भैया बस। अब साथियों जो काव्य है उस काव्य को पढ़ने के लिए 4-5 चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली चीज तो हमारे सामने होती है कि एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। जब दोनों शैली इसमें समाहित हो जाती हैं तो इसी को बोलते हैं चंपू काव्य। बेसिक तौर पर समझा रहा हूं, अभी बड़े ध्यान से समझना। तो काव्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, हालांकि कुछ लोग गद्य से ही इसको पद्य से इसको जोड़ते हैं, वो भी बात उनकी बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। दूसरा, काव्य का वर्गीकरण लेखन के आधार पर। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। इसकी जगह शैली भी आ सकता है। तो ये 2 तरीके से बताया जाता है। एक होता है खंड काव्य और एक होता है महाकाव्य। बेसिक सी एक चीज समझिएगा, महाकाव्य वो होगा जिसको हम एक ही काव्य में अपना शुरू और अंत में वर्णित कर देंगे। रामायण का कोई दूसरा पार्ट तुलसीदास जी ने निकाला क्या? आप कहेंगे ना जी। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हरिऔध के द्वारा लिखा गया था, प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी में। तो वो भी एक महाकाव्य है। शुरू किया, अंत कर दिया, कोई उसका सेकंड पार्ट नहीं निकाला। अर्थात जिसमें संधियां समाहित होती हैं, जिसमें अध्याय समाहित होते हैं, उसको हम काव्य कहते हैं। संधियां यहां पर भी होती हैं। या यूं समझिए कि महाकाव्य आपके सामने वो होगा जिसकी एक प्रस्तावना होगी और जिसका एक उपसंहार होगा। पर खंड काव्य में हमें ये चीजें समझनी होंगी कि इसके पहली बात तो भाग विभाजित होते हैं। खंड मतलब जिसको हम खंड कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ सकते हैं। अर्थात कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि पहले एक सेशन आया था भौकाल, फिर इसी का आ गया भौकाल 2। हाँ कि ना? अब समझ में आ गया होगा, हाँ कि ना? पहले आई थी मूवी जुड़वा, फिर आ गई जुड़वा 2। तो ये क्या है? ये खंड काव्य की तरफ एक गिंद कर रही है। यदि कोई पिक्चर बनी, उसी में उसकी शुरुआत थी, उसी में उसका अंत था, वही महाकाव्य हो गया। और यदि उसका पहला पार्ट आया, दूसरा पार्ट आया, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तो ये खंड काव्य की दृष्टि से देखे जाएंगे। गद्य वो होता है साथियों जिसमें लय नहीं होती, पर गद्य भी काव्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि कहानी है, एक बेसिक तरीके से समझिए, कहानी है, निबंध है, इसमें लय ना हो, पर हमारे मन को कभी ना कभी तो प्रसन्न करते हैं। फिल्में क्या हैं आप बताइए? उसमें गाने भी होते हैं और कहानी भी होती है। कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है, गाने सुनने में कुछ लोगों को मजा आता है। तो इन पूर्व धारणाओं पर हम ये मान सकते हैं कि गद्य क्या है? लयहीन है। गद्य क्या है? लयहीन है। और पद्य क्या है? लय सहित है। और चंपू काव्य मतलब जिसमें पद्य और गद्य दोनों शैली का प्रयोग किया गया है। तो काव्य यदि आपसे पूछा जाए कि लय के आधार पर, किसके आधार पर? लय के आधार पर, और यदि हम समझें तो साहित्य
स्रोत के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3। शैली के आधार पर, लेखन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2। खंड काव्य, महाकाव्य। मेरे ख्याल से चीजें आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि खंड काव्य आप किसे कहेंगे और बाकी सारी चीजें भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसके बाद मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, ठीक है कि नहीं। चलो, तो कुछ बच्चों को तो शायद पता ही नहीं होगा, बेटा आज हमारी जो है शादी की सालगिरह है 5वीं, ठीक है कि नहीं। तो 5 साल हमने लड़ते झगड़ते, अब देखो पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े प्रेम होता रहता है, ये भी एक पवित्र रिश्तों में से गिनती आती है। और ईश्वर जो है सारे काम जो है सिद्ध करे, अच्छा करे, यही एक ईश्वर से कामना है और आप सभी बच्चों का प्रेम मिलता रहे। चलिए, तो हम साथी किस पर हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा, काव्य पर। काव्य साथियों, ये काव्य यदि मैं अब थोड़ा सा मुझे समझाना था आप लोगों को कि कौन कौन से काव्य होते हैं, तो ये तो आप जान गए, पर इस काव्य के भीतर होता क्या है ये आपको समझना है। साथियों, यदि बेसिक तौर पर मैं आपको समझाऊं तो पहली चीज तो काव्य के लक्षण क्या होते हैं। अच्छा, इसके लक्षण हमने पहचान लिए, लक्षण यदि हमने इसके पहचान लिए तो इसका बोलते हैं कि नहीं एप्लीकेशन, अप्लाइड, एक होती है साइंस, एक होती है अप्लाइड साइंस, कि इसका भविष्य क्या है, इसकी जरूरत क्या है। अर्थात मान के चलिए कि हमने साबुन बना तो लिया, समझिएगा, एक कोई व्यक्ति है उसने साबुन बनाया, तो साबुन तो बन गया, जो जो उसमें लक्षण थे वो उसके दिख गए साबुन के, खुशबू आनी चाहिए तो खुशबू भी आने लगी। अब उसको हम बेचेंगे कैसे, मार्केट में वो कैसे जाए, मार्केट में कैसे अट्रैक्ट वो हो, कैसे आकर्षक बने। तो ये एक तो हो गया लक्षण, और एक व्यक्ति का होता है लक्ष्य। एक क्या होता है? लक्ष्य। ध्यान से समझते जाइएगा, लक्ष्य। और तीसरा, उससे कुछ लाभ प्राप्त है या ना है, उससे क्या लाभ प्राप्त है या ना है। ये 3 चीजें जो है काव्य का उपलक्ष्य होती हैं। हालांकि ये तीनों को अलग चीजों में बताया जाता है, पर जो काम की चीजें हैं मैं उसके आधार पर आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये कोई उचित वर्गीकरण नहीं है, ना तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि काव्य विवेचन क्या है, काव्य निरूपण क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। मेरा काम है समझाने का प्रैक्टिकल, तो वो मैं उस प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा रहा हूं। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि काव्य विवेचन के अंग कितने, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो भाग है वो उच्च स्तरीय में जाता है। जो काम की चीजें हैं, चाहे आप रीट का पेपर दे रहे हैं, चाहे एमपी टेट, सुपर टेट, कोई सा भी पेपर है, आप बड़े आसानी से यहां से चीजों को देख लोगे, बड़े आराम से देख लोगे। साथियों, लक्षण क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि किसी पंक्ति में, ध्यान से समझिएगा, थैंक यू सो मच, यदि किसी पंक्ति में लक्षण है किसके? गीत शैली के। अब मान के चलो कि जरूरी तो है नहीं कि हर पंक्ति में गीत हो, ऐसे काम चलेगा नहीं। हर पंक्ति में यदि सीख हो, हर पंक्ति में क्या हो? सीख हो। दूसरी चीज उसका उचित लेखन होता दिखाई दे रहा है, उसका एक काव्य गुण दिखाई दे, उसका एक काव्य गुण दिखाई दे, और वो काव्य दोष से रहित हो, काव्य दोष से रहित हो, ठीक है। जिसका अपना एक उल्लेख प्रतीकात्मक हो, प्रतीकात्मक हो, काल्पनिक हो, वास्तविक हो, सामाजिक हो, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। मुझे आप बताइए कि
प्रेमचंद ने तो ना जाने कितने उपन्यास लिखे, पर उसमें से जो प्रमुख थे हम उनको जानते हैं, हाँ कि ना। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी, आपने सुना होगा बूढ़ी काकी, जो कि काफी प्रसिद्ध हुई। पर किसी ने सास ससुर के बेड़े, ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, पर इसको इतना लोगों ने नहीं सराहा, क्योंकि ये लक्षण इसमें थे नहीं। सीख इसमें दिखाई दे रही थी नो डाउट, पर गीत शैली कहीं नहीं थी। उसके बाद इसमें उचित लेखन भी था, पर इसमें काव्य गुण भी थे, पर दोष इसमें बहुत थे। दोष क्या थे इसमें? बहुत थे, क्योंकि इन्होंने समाज का तो वर्णन किया, पर उसमें किसी को ऊंचा बता दिया, किसी को नीचा बता दिया, तो ये त्रुटिपूर्ण कहलाई। कहीं ना कहीं वाद विवाद उत्पन्न हुए, तो इसको क्या हुआ? हटा दिया गया। तो इस तरीके से कवि को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है कि यदि वो कोई काव्य बना रहा है तो उसके लक्षण कुछ निर्धारित किए जाएं। इसके बाद लक्ष्य क्या होता है कवि का? तो लक्ष्य एक ही होता है, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपके अंदर अपनी छाप छोड़ दी, तो मैं आपके लिए बेस्ट टीचर हो गया। देसी भाषा में समझाऊं तो मान के चलो कि जो कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है कि नहीं। कल्लू भैया सज रज के गया, पहली बार जब टीना से मिला उसने छाप छोड़ दी कि हाँ, टीना कहने लगी कि यू आर वेरी स्मार्ट एंड हैंडसम, तो अर्थात बात वहां सिद्ध हो गई कि हाँ भाई, कल्लू का अब रौला हो गया धीरे धीरे। तो यही क्या कहलाता है बेटा? लक्ष्य कहलाता है। यही क्या है? लक्ष्य है। इसके बाद आती है बेटा बात लाभ की। अब लाभ क्या होता है कवि को? तो भैया एक तो सबसे बेसिक सा कंसेप्ट है कि कुछ लोग करते हैं धन के लिए, कुछ लोग करते हैं शौर्य के लिए, कुछ लोग करते हैं गरिमा के लिए, कुछ लोग प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में ऐश्वर्य। तो कवि की भी यही कल्पनाएं होती हैं। कवि की भी क्या कल्पनाएं होती हैं? यही होती हैं। अमीर खुसरो जब अपने 9 राजाओं के आरोहण में थे, तो जब दूसरे बलबन से शुरुआत की थी, बलबन के दरबार में पहुंचे, 6 सरफियां दी जाती थी, 6 सरफियां दी जाती थी। और ये हकीकत है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जीवन में सत्य भी है, सत्य है भी नहीं है, सत्य है। हर आदमी अपना वर्चस्व चाहता है, उसी प्रकार से कवि। प्रेमचंद क्या चाहते थे? वर्चस्व चाहते थे। अमीर खुसरो अंत में क्या चाहते थे? धन चाहते थे। एक समय पर ऐसा था कि जो पटियाली, एटा और टूंडला की जो जगह थी, यह जो जगह थी, ये जो उनके पिताजी थे उनके पास थी पूरी। अर्थात एक समय बताया जाता है कि पटियाली पूरा गांव जो था, और इसके अलावा जो आधा टूंडला वाला भाग था, वो पूरा अमीर खुसरो के नाम था। पर कितना भी जोड़ लो, यदि सही तरीके से लगाओगे तो सही काम आएगा, और कितना भी जोड़ दो, यदि बेटे निकल गए ऐसे, तो फिर तो जानते ही हो, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों चीजें एक ही हैं। सब यहीं पे वसूल कर जाना है और सब यहीं पर छोड़कर जाना है। कोई छाती पर रख के तो ले नहीं जाएगा भैया, है कि नहीं। तो बात वही थी, सिस्टम वही था, कंसेप्ट वही था कि हर किसी के जीवन में अपना एक लक्ष्य होता है, एक उसका लाभ होता है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको और अच्छी चीजों पर ले चलते हैं। आओ जरा, हेडिंग बना लो काव्य। साथियों, इस काव्य में आपको जो काम की चीजें हैं वो पढ़नी है। अब जो काम की चीजें तुम्हारे लिए, वो तुम्हें पढ़नी है। एक मिनट रुकिएगा।
चलो अब यहां पर देखिएगा, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से बेटा, है ना, सभी लोग थोड़ा सा फोकस होकर चीजों को समझिएगा। साथियों, काव्य गुण की बात की जा रही है, काव्य की बात की जा रही है। तो काव्य को मोटे मोटे तौर पर हम लोग 4 भागों में विभाजित करेंगे जो हमें पढ़ने हैं। हालांकि काव्य को 13 भागों में विभाजित किया है, मुख्य किया जाता है 3 में। कितने में किया जाता है? 3 में। मैं 3 ही बता सकता हूं, पर उन तीनों के माध्यम से तुम्हें कितनी चीजें समझ में आई, कितनी नहीं आई, ये भी एक मुद्दा होता है। मुद्दा तो बेटा हर चीज में छुपा हुआ है, मुद्दा हर चीज में छुपा हुआ है, बशर्ते आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। यदि चीजें समझ में नहीं आई तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत है ना। तो आइए जरा देखते हैं काव्य को। यदि हम देखें तो सबसे पहले भाग अर्थात रस, और दूसरा अलंकार, तीसरा छंद, और चौथा काव्य गुण। काव्य गुण, आइए थोड़ा सा और समझते हैं इनके बारे में। साथियों, रस जो शब्द है ये श्री धातु से बना है। किससे बना है? श्री धातु से बना है। इस श्री धातु का अर्थ होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना। और दूसरे शब्दों में देखें तो इसका बताया जाता है रम, और ना प्रत्यय है रमना या रमण करना या रमण करना। मान के चलिए कि कभी कभी हम कोई गाना सुनते हैं, तो उसको हम गुनगुनाना चालू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? कि जैसे मान के चलो कल्लू गाना सुन रहा था, तेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। इस मजे को ही पहचानना है। किसको पहचानना है? इस मजे को ही पहचानना है, क्योंकि कल्लू आ गया मजे में, क्योंकि टीना की याद आ गई। अब टीना की याद आ गई तो भावों का क्या हो गया? रमना प्रारंभ, रमण करने लगा। उसके बाद श्री धातु मतलब सृष्टि, भावों की सृष्टि होती जा रही है, नए नए भाव अर्थात उस व्यक्ति के अंदर सृजित होना प्रारंभ हो गए। और ये तो आप सभी जानते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि रस के जनक कौन है, तो रस के जनक जो निकल कर आते हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भरत मुनि है। कौन है भैया? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। दूसरा यहां पर देखें कि यहां पर यदि तुमसे पूछा जाए कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। काव्य का शुरुआती अंग, काव्य का प्रथम सोपान यही है। अर्थात कोई भी काव्य आएगा तो यदि तुम्हारे अंदर उसने भाव विकसित नहीं किए, पिक्चर देखने जाओगे, क्या देखने जाओगे? पिक्चर देखने जाओगे, तो हम क्या बोलते हैं? पैसा वसूल थी। तो वो पैसा वसूल गाने पर आधारित थोड़ी थी, पैसा वसूल के वो हमारे हृदय पर अपनी छाप छोड़ गई, हमारे अंदर उसने भाव जगा दिए। जैसे हम मान के चलो कि सलमान खान की एक मूवी आ गई कोई सी, दबंग। भैया उसमें पुलिस की जो पावर है वो दिखाई गई। एक था पुलिस वाला, उसने देखी इन चीजों को, सोया हुआ था। अर्थात दबंग देख के उसके अंदर भी एक जज्बा आया कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तो अर्थात कहीं ना कहीं उसने इन बातों को भी सिद्ध कर दिया। हालांकि इसमें संप्रदाय भी जुड़ेंगे बहुत सारे, भट्ट लोलट हैं, बहुत सारे हैं, पर जो काम की चीजें हैं वो मैं उन पर चर्चा करूंगा। भरत मुनि पर यहां पर थोड़ा सा मेन फोकस होना चाहिए। अभिनव गुप्त हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं, तो ये क्या कहते थे वो भी हम लोग जानेंगे। आज मैं कोई भी चैप्टर प्रारंभ ऐसा नहीं कर रहा, मंडे से प्रारंभ करेंगे रस। ठीक है जी। कल सैटरडे है, शनिवार। क्या जी? शनिवार।
और शनिवार को भैया आप लोगों का रहेगा ऑफ, मेरी क्लास नहीं होगी, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, मेरी क्लास नहीं होगी, आप भी समझदार हो। शाम को 7 बजे साहित्य की क्लास होगी, 7 बजे साहित्य की क्लास होगी, ये बात बिल्कुल 101% तय है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज, रविवार को शाम 5 बजे, रविवार को शाम 5 बजे, रविवार को शाम 5 बजे संस्कृत के टॉप 100 प्रश्न लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो प्रेपकर टीम की अब जो रेगुलर क्लासेस है ना, वो मंडे से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक कोरोना से निकल आए काफी लोग, और कोरोना बेटा आप भी जानते हैं कि कितना तीव्र अवस्था में, हमारी तो ये मान के चलिए प्रेपकर टीम के प्रत्येक सदस्य को एक आदि कोई बचा होगा। हम खुद ग्रसित हो गए थे, काजल मैम खुद, उसके बाद नितिन सर, पुलकित सर, सभी लोगों को हो गया, ठीक हो गया। बस दिक्कत ये थी कि 3-4 लोगों ने टेस्ट करा लिया, और 3-4 में से जिन्होंने टेस्ट कराया सब के सब पॉजिटिव, तो बड़ी विडंबना वाली बात थी, और उन्हीं के साथ में हम लोग भी बैठते थे। तो पर यह है कि सब ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की निगाह अच्छी थी, तो सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलती रही, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात आई नहीं। तो याद रखेंगे कल शनिवार को मेरी क्लास नहीं होगी। आइए जरा और थोड़ा सा चीजों को जानते हैं। बेटा मैं इसको थोड़ा सा हटाना चाहूंगा, है ना, ये काव्य गुण आपने लिख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, पर मैं इसको थोड़ा सा हटाना चाहूंगा क्योंकि मुझे चीजों को बताना है, और ठीक है जी। तो ये अलंकार मैंने यहां से ये हटाया, और क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए ना बेटा यहां पर, तो यहां पर अब थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा अलंकार, और यहां पर हमने लिख दिए छंद। चीजें जानना जरूरी है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। साथियों याद रखिएगा, टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, एक पिन मिल जाएगी, उसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं, कुछ नई सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी, तो आज ही जाकर उसको, अभी जो आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और नीचे भी, और पिन भी कर रखा है, आपके जो मैसेज वाला जो भाग है जहां पर आप टाइप करते हैं मैसेज, तो पिन कर रखा है, तो आज ही जाकर, अभी जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। चलो, क्योंकि कुछ नई चीजें उसमें ऐड की गई हैं भैया। चलो देखो जी, अलंकार की बात करें साथी, तो अलम धन कार, ये तो सबको पता है। दूसरी चीज बड़ी ध्यान से समझना कि इनको शुद्ध अर्थों में कहा जाता है शोभा कारक, शोभा कारक, शोभा कारक, ठीक है। और इसी के आधार पर एक और बनता है अलंकार्य, अलंकार्य। ये नई चीज है, तो नई चीज आपको मंडे को मिलेगी, है कि नहीं? नई चीज कब मिलेगी? मंडे को मिलेगी। तो अलम धनकार क्या बन जाता है चीतों? अलंकार बन जाता है। निसंदेह इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी भाई बहन को कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेसिक तरीके से चीजों को बिल्कुल बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो अलम का अर्थ होता है शोभा, शोभा करने वाले तत्व, अर्थात जिस प्रकार से स्त्री की सुंदरता के लिए गहने आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को अलंकार्य कहते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। दूसरा मुद्दा यहां से ये निकल कर आता है साथियों कि इसका अर्थ तो आप जान गए। अब यहां पर रस के जनक के अलावा अलंकार के जनक, अलंकार के जनक, तो साथियों याद रखना ऋषि भामह, ऋषि भामह जी थे।
काव्य को यदि हम देखें तो 3 आधारों पर ही बांटा जाता है। 3 ही हमें मुख्य पढ़ने होते हैं। चौथा इसलिए क्योंकि भैया आजकल उसका जमाना चल रहा है काव्य गुण का। पूछ रहा है वो आपसे, तो पूछ रहा है तो बताना आवश्यक है। दूसरा कि साथियों ये काव्य के कहलाते हैं काव्य का आभूषण। काव्य का आभूषण, ठीक है। तीसरा काव्य का द्वितीय सोपान। द्वितीय सोपान क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। काव्य का द्वितीय सोपान क्या कहलाता है? यही कहलाता है। आइए जरा छंद के बारे में जानते हैं। छंद छद धातु से बना है और इस छद धातु में असन प्रत्यय लगकर शब्द जो निर्मित हुआ था वो हुआ था रसगुल्लों छांदस। शब्द निर्मित हुआ था छांदस, पर आधुनिकता के कारण धीरे धीरे परिवर्तन शब्दों में भी आने लगा, तो इस कारण से साथियों जो शब्द हमारे पास आया वो था छंद। इस छंद का अर्थ यदि बेसिक तरीके से समझें तो प्रसन्न और आह्लादित करना, पर इसके अंगों ने ये सारी चीजें प्रपूर्ण कर दी। कैसे कि यदि हम देखें कि छंद के 8 अंग होते हैं, छंद के 7 अंग होते हैं। उन 7 अंगों के माध्यम से यदि हम एक निष्कर्ष निकालें तो उचित लेखन, जिसमें एक गति हो, जिसकी एक यति हो। आपने देखा होगा कि घरों में जब रामायण का पाठ होता है तो मंगल भवन या मंगलवारी पंक्ति जो होती है वो 2 तरीके से पढ़ी जाती है। देखिए कैसे, या तो इस पंक्ति को कोई ऐसे पढ़ ले, मंगल भवन या मंगलहारी बिहारी, अब ऐसे ही होता है भैया वहां। और या तो कुछ इस तरीके से पढ़ी जाती है, मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, यही पर तरीके से पढ़ी जाती है। अब उचित कौन सी है? आप कहेंगे गुरुजी दूसरी वाली, तो बस ये उचित ही क्या है? छंद है। कोई डाउट यहां तक? अब इसका यदि आपसे पूछा जाए कि छंद का जनक, छंद का जनक किसको कहा जाता है, तो उत्तर होता है आपका भैया पिंगल ऋषि, पिंगल। ठीक है। दूसरा काव्य के प्राण इन्हें कहा जाता है। अब एक बात बताओ, शरीर में जब प्राण बचेंगे ही नहीं, आत्मा चली जाएगी, तो फिर शरीर है क्या? कुछ बचा शरीर में? ये है प्राण। मतलब बिना प्राणों के जीवन कोई मतलब ही नहीं है भैया। छंद आपके पास होगा नहीं तो क्या करेंगे? रस और अलंकार। रस तुम्हारे पास है, अलंकार तुम्हारे पास है, उचित लेखन, वैलिडेशन, वैधता किससे कराओगे? वैधता तो छंद से ही कराओगे कि ना कराओगे? उचित तो होना चाहिए। तुमने कोई नया प्रोजेक्ट बना लिया, जब तक उसको हमारे टीचर ने, गुरु ने उचित नहीं माना, तो फिर तुम्हारा वो प्रोजेक्ट है किस बात का? है कि नहीं? खुद सोचो एक बार। तो काव्य के प्राण क्या है? छंद है। काव्य की आत्मा क्या है? रस है कि नहीं? अब देखो आत्मा भी आ रहे हैं, प्राण भी आ रहे हैं, और धीरे धीरे मेकअप भी आ गया, काव्य का आभूषण। फिर हमारी कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ अच्छाई होंगी, तब जाके मनुष्य तैयार हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मनुष्य पर ही आधारित है। चीजों को समझो बस प्रैक्टिकल तरीके से। जब चीजों को समझ लोगे ना, तो गारंटी है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें भूलने नहीं देगी, क्योंकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझते जा रहे हैं। और जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, उसकी हर जगह वाहवाही है भैया। ठीक है कि नहीं? आ जाओ जरा। तीसरा है काव्य का तृतीय सोपान। तृतीय सोपान, काव्य का तृतीय सोपान। तीसरा चरण भी कह सकते हैं। सोपान मतलब यहां पर जो है वो चरण से है। सोपान का मतलब किससे है? चरण से है। सोपान का मतलब किससे है भैया? चरण से है। ठीक है जी, सारी चीजें क्लियर हो गई यहां तक कि ना हुई? हाँ जी कि ना जी? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। मजा आ रहा है कि नहीं? क्या हुआ? चलो
उसके बाद एक टॉपिक आया था काव्य गुण, उसके बाद एक टॉपिक आया था काव्य गुण, ठीक है। और एक ले लो चलो काव्य दोष, कोई दिक्कत ना है, समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि भैया उस कोई काव्य है, उसमें मान के चलो कि एक गुण है किसका, मधुरता का। कभी कभी कोई पंक्ति जब पढ़ते हैं हम तो हमें क्या होता है, वीरता आ जाती है, और कभी कभी कोई पंक्ति पढ़ती है हमें रोना आ जाता है, और कभी कभी हमारे अंदर भावना आ जाती है कि हम दान दे दें, कभी कभी हमारे अंदर भावना आ जाती है कि चलो टीना से बात कर लें, कभी कभी हमें डर लग जाता है कि कोई पंक्ति को देखकर कितना भयानक दृश्य होगा। तो इनके आधार पर साथियों उस पंक्ति में कहीं ना कहीं ऐसे गुण छुपे हुए हैं जिनको जब हम महसूस कर रहे हैं तो वास्तविकता में ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ये गुण है। ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो माधुर्य गुण होता है, क्योंकि श्रृंगार रस से जुड़ता होता दिखाई देता है। क्योंकि अब एक बात बताओ, तुम नायिका से मिलने जाओगे तो बम बारूद तलवार वलवार लेके तो मिलने जाओगे नहीं, जेल फूल लेकर ही तो जाओगे, है कि नहीं भैया। अब कोई व्यक्ति ब्याह करने जा रहा है कि नहीं, तो वो फूलों की माला ही डालेगा। ऐसा तो है नहीं है कि वो तलवार वलवार लेकर जाए और जूते की माला लेके जाए, जयमाला की जगह वो डाल दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं वहां उसके गुण है, और इन्हीं गुणों को पहचानना अर्थात काव्य गुण। दोष क्या है, कभी कभी मान के चलो कि कवि होता तो अच्छा है, कवि लिखता भी अच्छा है, पर कभी कभी दोष दूसरे लोग निकाल लेते हैं। अब जैसे मान के चलो कि दोष कैसे, कि पता है कि कभी कभी चीजें विषम परिस्थिति में त्यागनी पड़ती हैं। अब चीजें त्यागनी पड़ती हैं, सामने वाला तो नहीं जानता, उसने तो जो किया अपने अनुसार जो अच्छा उसको लगा, और साथ में अपने सम्मान हुआ या जो भी उसने सोचा हो उसके आधार पर उसने चीजों को लिख दिया, आगे बढ़ गया। लोगों ने क्या निकाल लिए, दोष निकाल लिए। कहना कुछ और चाहते थे, आदमी समझ कुछ और गया, और उसी के आधार पर लोगों ने क्या निकालना चालू कर दिए, दोष। और याद रखना, जब कोई भी अच्छी पंक्ति होगी तो कहीं ना कहीं बोलते ना कि गुड़ जितना ज्यादा मीठा होता है मक्खियां उतनी ज्यादा आती हैं, हाँ कि ना। तो गुण और दोष दोनों ही व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब किसी व्यक्ति के अंदर गुण ही गुण होंगे तो वो व्यक्ति मानसिक ग्रस्त रहेगा भयंकर तरीके से, और जब उसके अंदर कुछ दोष भी होंगे तो वो उन चीजों को क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा। तो मनुष्य के अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए, गुण और दोष। तो काव्य में है तो सीधी बात है मनुष्य में होंगे। और मनुष्य बना किससे है भैया, हम शुरू से लेकर अभी तक बड़े हुए किसके माध्यम से, काव्य के माध्यम से। मम्मी जो भाषा सिखाती थी, अर्थात कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा होगा, उनके विद्यालय से सीखा होगा। विद्यालय में क्या पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई, और पढ़ाई में क्या छुपा होता था, काव्य। सारी चीजें जीवन की काव्य पर ही आधारित है। किस पर आधारित है, काव्य पर ही आधारित है। पर इस समय जो कलयुग में सबसे बेहतरीन चल रहा है 2020 के बाद, वो चल रहा है अश्लीलत्व। कि अश्लीलता बिल्कुल प्यारे तरीके से परोसी जा रही है, पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं। तो इस तरीके के दोष भी कवियों ने बताए हैं। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? चीजें समझ में आई, काव्य गुण काव्य दोष। चलो जी आगे चल रहे हैं। अब हम जो कथन जान लेते हैं, कुछ आचार्यों के कथन। तो एक कथन जो प्रमुख होता है, जो मुझे लगता है कि हाँ वास्तविकता में बिल्कुल सही है, आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ का मैं तो कहता हूं कि बस इसी को तुम पढ़ लो, बस काफी है। जो मैं तो कहता 3-4 बताऊंगा आपको, पर यदि तुम्हें ये वाला पता है तो तुम बोल लोगे, तुम्हारे जुबान से शब्द तो निकलेंगे कुछ। आ जाओ जरा। तो इनने कहा था
वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें रस है उसे मैं क्या कहूंगा? काव्य कहूंगा। ऐसा वाक्य जिसमें रस है उसे मैं क्या कहूंगा? काव्य कहूंगा। कभी पंक्ति को सुनकर हम उसे बार बार गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। हम मुझे तो पता नहीं कि वो गाना किस प्रकार है, पर आजकल मार्केट में चल रहा है कच्चा बादाम। हाँ, कच्चा बादाम। तो अब ये चल रहा है तो मतलब क्या है? वाक्य ही है ये, और क्या? गाना तो है नहीं इसमें। कच्चा बादाम भैया कौन सा गाना बना दिया जी? पर वो हमारे मन को इतना प्रसन्न कर दिया, उसने आह्लादित कर दिया कि लोगों ने उस पर डांस करना चालू कर दिया। तो जो वाक्य रस से परिपूर्ण है वही किसकी श्रेणी में आ गया? काव्य में। दूसरा ऋषि भामा कहते हैं, मैं संस्कृत को ना प्रेफर करके अब हिंदी में इनकी बातों को लिख रहा हूं। अलंकार सुशोभित पंक्ति, सुशोभित पंक्ति और रस गुण से परिपूर्ण काव्य है। इसमें समझ गए होंगे, और कुछ समझाने लायक तो इसमें बचा ही नहीं है। सुशोभित पंक्ति मतलब अच्छी तरीके से सजी हुई पंक्ति जिसमें रस है, गुण है, वही क्या है? काव्य है। तीसरी चीज, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं रस मीमांसा में? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, दोष रहित रस अलंकार गुण से पूर्ण पंक्ति जिससे सभ्यता, संस्कृति और कला जानने का बोध हो, उसे काव्य कहते हैं। खत्म। कुछ बचा रामचंद्र शुक्ल की बातों से? सब लपेट दिए उन्होंने। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई बात मैं तो भैया 101% सत्य मानता हूं। आप लोगों में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, कितने लोग एहसास कर रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने यहां छोड़ा क्या? सब तो लपेट दिया मेरे भाई। दोष से रहित हो, रस है, अलंकार है, गुण है, उचित लेखन भी है, से पूर्ण पंक्ति जिससे सभ्यता के बारे में जानने को मिले, संस्कृति के बारे में जानने को मिले, कला जानने को मिले, उसी को मैं क्या कहूंगा? काव्य कहूंगा। तो अर्थात इसी को क्या कहेंगे? काव्य कहेंगे। ये तीन पंक्तियां यदि आपको अच्छी तरीके से काव्य के बारे में समझ में आ गया हो, और मुझे तो भाई आज की क्लास मुझे लगता है कि जितना मैं आपको बता सकता था उतना मैंने आपको बताया है। और मैं फिर आपसे कहूंगा सपोर्ट। और आज आपको भैया सपोर्ट करना है। मंडे से आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, याद रखना, ठीक है। आज शाम को 7 बजे भैया मेरी क्लास है, तो सब उसमें आइएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट रविवार को शाम 5 बजे मिलेंगे, ठीक है जी, शाम 5 बजे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी था। आशा करता हूं चीजें अच्छी समझ में आई। इसे जिसने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वो लाइक शेयर कर देगा, प्रैपकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपसे आज रात शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद।